दोस्तों 50% टैरिफ लगाने के बाद इंडिया को क्या यूएसए पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बात तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि शायद लास्ट 100 ईयर से हम अमेरिका के डिस्ट्रस्ट का सामना कर रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब यूएसए ने हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी आर्मी, बाकी सारी चीजों से और ज्यादा आगे बढ़ते हुए हमारे समाज को अटैक किया। जब यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया जो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, उस परचेस्ड ऑयल से सिर्फ इंडिया के ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यूएसए को पता है कि इंडिया में जातिवाद के नाम पर किसी भी हद तक लोगों को लड़ाया जा सकता है और ये बहुत अच्छा मौका है जब इंडिया के अंदर अनरेस्ट फैला दिया जाए। उस टाइम पर जब इंडिया, रशिया और चाइना का एक बहुत अच्छा तिकड़ी बना हुआ है और वो ट्रंप के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि ट्रंप के जो सलाहकार है पीटर नवारो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बेतुके बयान दे रहे, ऐसे बयान दे रहे जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि कब यूएसए ने हमसे वादा किया और हमको कहीं ना कहीं धोखे में रखा है। सबसे पहली बात आती है वर्ल्ड वार 2 की। वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर यूएसए ने हमसे वादा किया था कि भाई हम इंडिया आपको सपोर्ट करेंगे, पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान लगभग हमने आज के 1500 टन सोने के बराबर इतना गोल्ड उस टाइम पर खर्च किया। हमारे लाखों सोल्जर्स उस वर्ल्ड वार 2 के अंदर लड़े। अल्टीमेटली वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया, बट यूएसए जो है वो ब्रिटेन की साहिदी डटा रहा, उसने इंडिया को किसी हालत में सपोर्ट नहीं किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद में बात आई 1960 के फेमाइन की। 1960 के फेमाइन के दौरान यूएसए ने हमारी मदद तो की, पर बड़ी ही कंडीशनल मदद की और उन्होंने बड़े पुअर ग्रेड के व्हीट ग्रेन्स भेजे, जिन्होंने हमारे फेमाइन के दौरान हमारे लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। 1960 के बाद में बात आती है 1971 की। 71 के वार में यूएसए के फ्लीट्स हमारे डोर स्टेप्स तक आ गए थे और यूएसए पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड खड़ा था। यूएसए पूरी तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा था। वो तो भला हो हमारे उस टाइम के पॉलिटिशियंस के विजनरी रिलेशंस का कि उन्होंने रशिया के साथ में अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लिए थे और रशिया की धमकी के बाद यूएसए को वापस जाना पड़ा। 71 में आते आते ही सारी चीजें खत्म नहीं होती है। 74 में जब हम पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके पहले भी ये हमारे न्यूक्लियर टेस्ट को कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल चुका था। जब हमने पोखरण 2 किया 98 के अंदर, तो वो अमेरिका ही था, वो यूएसए ही था जिसने हमारे ऊपर भारी भरकम सैंक्शंस लगाए और उसके जो मित्र दोस्त हैं उनमें जो है यूक्रेन भी शामिल है। यूक्रेन भी उन देशों में शामिल था जिसने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने पर सैंक्शंस लगाए थे। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, इसके बाद यूएसए हमारे ऊपर दबाव डालता है कि आप जो है एनपीटी का हिस्सा बनिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी पर आप साइन कीजिए। हमने वो साइन नहीं किए। बात आती है बिल क्लिंटन की, तो बिल क्लिंटन ने भी बहुत कुछ खास नहीं किया और उन्होंने तो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई चिट्ठी को लीक कर दिया, चाइना को बता दिया। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक डिस्ट्रस्ट भी उस टाइम मतलब एक पैदा हुआ। उसके बाद हमारी एक डिप्लोमेट देवयानी जो न्यूयॉर्क में थी, उनको भी वहां पर अरेस्ट कर लिया और उसका एक बहुत बड़ा अनरेस्ट इंडिया के अंदर हुआ, बड़ा विरोध इंडिया ने किया उस टाइम पर। तो ये सारे करतूते यूएसए करता आया है। उसके बाद की बातें अगर हम देखें तो जब जॉर्ज बुश वहां के प्रेसिडेंट बने, तो जॉर्ज बुश ने थोड़ा सा सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पार्ट्स पर इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश करी, या यूं कहिए कि रिलेशंस उन्होंने अच्छे करने की शुरुआत वहां से कर दी थी। तो बुश के टाइम पर इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हुए और जो रिलेशंस बुश ने बनाए थे उन्हीं रिलेशंस को ओबामा ने कंटिन्यू भी किया। परंतु उसके बाद में ओबामा भी अपनी लुक ईस्ट नीति, आसियान और इंडिया को ये सब सपोर्ट करते करते एकदम से टिल्ट मार जाते हैं और उनकी पॉलिसी भी प्रो चाइना पॉलिसी हो जाती है। उससे आसियान के कई देश नाराज होते हैं। हालांकि ठीक है, इंडिया में तो वो हमारे रिपब्लिक डे पर आए थे, तो चलो ठीक है, ओबामा का कार्यकाल चला जाता है। उसके बाद आते हैं ट्रंप, और ट्रंप के पहले ही कार्यकाल के अंदर हमें प्रेफर्ड नेशन के दर्जे में से बाहर निकाल दिया जाता है और लगभग हमको $5.6 बिलियन का ट्रेड का नुकसान हो चुका है ट्रंप के पहले कार्यकाल में। उसके बावजूद भी चूंकि ट्रंप को हमारी जरूरत थी, ट्रंप अपने पहले दौर में चाइना के अगेंस्ट बोलते थे। पीटर नवारो भी उस टाइम पर चाइना के अगेंस्ट थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, डेथ बाय चाइना। हालांकि पीटर नवारो के बारे में कहा जाता है कि वो 5 बार इलेक्शन लड़े और 5 बार हारे हैं। तो दोस्तों, बात इसके आगे बढ़ती है और जब डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के टाइम पर रिलेशंस थोड़े ठीक ठाक हुए, क्वाड भी एक्सप्लोर हुआ, I2U2 की भी कई सारी मीटिंग्स हुई और इंडिया सही रास्ते पर
अपने हिसाब से जा रहा था। अब ट्रंप 2 आ गए, और ट्रंप 2 में बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्रंप जो है वादा करके आ गए अपने देश के लोगों से कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाऊंगा। अब वादे करना आसान होता है, उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ट्रंप को अपने देश में रोजगार पैदा करना है, और वो रोजगार पैदा करने के लिए एकदम सनकी तौर पर सारे देशों के ऊपर है ना इलॉजिकल टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। और हमारे ऊपर तो उन्होंने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके बाद 25% पेनाल्टी लगा दी, इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद के उसको भारी मुनाफे के साथ दुनिया को बेच रहे हैं। अब इतना सारा डिस्ट्रस्ट होने के बाद में जब ट्रंप की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, और इंडिया को चूंकि सारी चीज समझ में आ रही, क्योंकि हमें पहली बार यूएसए से झटका नहीं लगा है, यूएसए इस तरह के झटके हमें काफी टाइम से देते आ रहा है, तो हमने भी अपनी नीतियों को वापस से बदला है। हमने भी, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 7 साल में पहली बार चाइना गए, और उसी की साइडलाइन में अगर हम देखें तो लास्ट 10 मंथ्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनपिंग से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इनकी पहली जब मुलाकात हुई थी रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स की मीटिंग्स के साइडलाइन में, उस दौरान उस मीटिंग के तुरंत बाद ही डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया था, और इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के बॉर्डर पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे दोनों आर्मी के बीच में, जो आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी वहां से डिसएंगेज होना शुरू हो गई थी। और अब तिनजियान में जो है वापस से दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके और बड़े जो है अच्छे रिजल्ट्स इंडिया के फेवर में निकल करके आएंगे। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ के प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज करते हुए पहलगाम के आतंकवादी हमले की निंदा सार्वजनिक तौर पर वहां करवा करके एक बड़ा जो है अचीवमेंट हासिल किया है। तो दोस्तों, अब चूंकि बात यहां पर है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी जो है वो यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना, और उसके बाद फिर 3rd और 4th पर इंडिया आता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनियादारी इकोनॉमी के आसपास चलती है, तो हम एकदम से एंटी यूएसए तो नहीं हो सकते, बट कहीं ना कहीं हम अमेरिका के अलाइज नहीं हो सकते, पार्टनर हो सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रीवियस लीडर्स ऑलरेडी बोलते हैं कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, बट देयर इज ऑलवेज अ परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट के वो सारे काम अमेरिका के साथ करता रहेगा, जिससे इंडिया को फायदा है। बट अगर इंडिया यूं सोचे कि चाइना के अगेंस्ट यूएसए हमारी मदद कर देगा, तो कहीं ना कहीं हमारी भूल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।